नाज़रीन आदाब, मैं मोहम्मद नौमान हाजिर हूं आज की इस खास पेशकश के साथ जिसका नाम है कोविड-19 तहकीक और उम्मीद। कोरोना नामी वबा से पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। इटली से लेकर ईरान तक और बरतानिया से लेकर अमेरिका तक और अब भारत में भी इस वबा ने इंसानी जिंदगी को बुरी तरह मुतासिर किया है। चीन से निकलकर पूरी दुनिया में फैलने वाली इस बीमारी के असरात हर किसी पर मुरत्तब हो रहे हैं, चाहे अमीर हो या गरीब, या फिर बड़ा हो या छोटा। ऐसे हालात में आलमी सतह पर पब्लिक हेल्थ सिस्टम पर जबरदस्त दबाव है। हमारे साइंसदानों, तहकीक करने वालों और डॉक्टरों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि कोरोना नामी इस बहरान ने दुनिया के सामने एक नया चैलेंज खड़ा कर दिया है। इस वबा से लड़ने के लिए दुनिया के ममालिक ने जो बजट तय किया है उसकी लागत बहुत ज्यादा है और इस वबा से होने वाला नुकसान भी बहुत ज्यादा। जैसे कि अभी तक इस वबा का, इस महामारी का कोई इलाज नहीं है, इसी तरह इसका वजूद में आना भी एक राज है और ये वबा कब खत्म होगी ये भी तय नहीं किया जा सका। ऐसे हालात में इस वबा को समझना बहुत जरूरी है। आज की इस खास पेशकश में हम साइंसी नुक्ता नजर से इसको समझने की और जानने की कोशिश करेंगे। इस इंतहाई हसास मौजू पर बात करने के लिए आज हमारे साथ होंगे हमारे मुल्क के मशहूर साइंसदां और मौजूदा वक्त में हमदर्द यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर पद्मश्री सैयद एहतशाम हसनैन। आपकी तहकीक और अहम जिम्मेदारियों से पूरा मुल्क मुस्तफीद हुआ है और आपकी इस तहकीक से और आपकी जिम्मेदारियों से, आपके काम से जो मुल्क को फ़ायदा हुआ उसका एतराफ़ ना सिर्फ मुल्क में बल्कि बैरून ममालिक में भी किया जा चुका है। DNA फिंगरप्रिंट और तपेदिक पर आप अपनी तहकीक के लिए आलमी सतह पर जाने जाते हैं। आज की इस खास पेशकश में हम सैयद एहतशाम हसनैन के साइंसी सफ़र और मौजूदा हालात यानी कोरोना बहरान पर बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले नज़र हमारे आज के खास मेहमान पर। साइंस की अहमियत से आज पूरी दुनिया वाकिफ है। साइंस के दम पर ही कोई मुल्क तरक्की की मनाजिल तय करता है। हमारे साइंसदानों ने न सिर्फ अपनी इजादात से मुल्क को एक नई पहचान दिलाई, बल्कि दुनिया को जो सौगात दी है वो तारीख का सुनहरा बाब बन चुकी है। यूं तो साइंस ने अपनी अहमियत व इफादियत बहुत पहले ही साबित कर दी थी, लेकिन वबा के इस दौर में जब पूरी दुनिया कोरोना से बदहाल है, ऐसे में आम आदमी की उम्मीदें साइंस और साइंसदानों को लेकर और भी बढ़ जाती हैं। कोरोना से पहले की गई तहकीकात हमें उम्मीद दिलाती है कि इस बहरान से भी हम निजात पा सकेंगे। CV रमन से लेकर APJ अब्दुल कलाम तक की एक लंबी फहरिस्त हमारे सामने है, जो हमें हमारे साइंसदानों पर नाज कराती है। मौजूदा दौर की बात करें तो इस जिम्न में एक अहम नाम है पद्मश्री प्रोफेसर एहतशाम हसनैन का। तपेदिक जैसी खतरनाक बीमारी पर तहकीकात और अहम नजरिया पेश करने वाले प्रोफेसर एहतशाम हसनैन की साइंसी खिदमात का एतराफ़ मुल्क और बैरून ममालिक में हो चुका है, जहां उन्हें मुल्क के आला एजाज पद्मश्री से नवाजा गया तो जर्मनी की हुकूमत ने उन्हें अपने सिविल अवार्ड द ऑर्डर ऑफ मेरिट से नवाजा। एक साइंसदान के साथ साथ प्रोफेसर हसनैन इंस्टीट्यूशनल बिल्डर, पॉलिसी मेकर और कामयाब एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर भी जाने जाते हैं। आपकी रहनुमाई में हैदराबाद यूनिवर्सिटी मुल्क की सफ़े अव्वल की यूनिवर्सिटी बनी और अब सन 2020 के ताज़ा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक प्रोफेसर हसनैन की सरपरस्ती में हमदर्द यूनिवर्सिटी फार्मा के मैदान में अव्वल मुकाम हासिल कर चुकी है और तरक्की का ये सफ़र मुसलसल जारी है। कोरोना वबा के दौरान भी प्रोफेसर एहतशाम अपनी साइंसी तहकीक और तजुर्बे से इस वबा से निजात दिलाने में हम सब की रहनुमाई कर रहे हैं। अपनी क़ियादत में जामिया हमदर्द को एक अलग शनाख्त दिलाने वाले प्रोफेसर एहतशाम जामिया हमदर्द में तहकीक पर ख़ास तवज्जो दे रहे हैं, ताकि मुस्तक़बिल में हिंदुस्तान तहकीक के मैदान में सफ़े अव्वल के ममालिक में शामिल हो सके। ये इंतहाई हसास मौजू पर जो आज हम बातचीत आपसे करने जा रहे हैं, मेरा पहला सवाल क्योंकि आपका बहुत बड़ा तजुर्बा रहा है
साइंस का, तहकीक का, उसी नुक्ते नज़र से हम जानना चाहेंगे कि कितनी गंभीर ये वबा है और क्या बड़ा सबक दिया है इस महामारी ने हम सबको। ये मर्स होता है, एक छोटा सा वायरस है जो फ्लू वायरस की फैमिली को बिलोंग करता है। फ्लू हम सब लोग वाकिफ हैं, सर्दियों के टाइम में फ्लू होता है, नाक बहने लगती है, खांसी होने लगती है, जुकाम हो जाता है, उसी वायरस की फैमिली का ये है। इसलिए इसका नाम रखा गया है सार्स कोरोना वायरस 2, सार्स सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये चूंकि रेस्पिरेटरी सिंड्रोम मतलब ये लंग्स को, रेस्पिरेशन सिस्टम को असर करता है, ये इसलिए इसका नाम शुरू में रखा गया था, WHO ने रखा था सार्स CoV-2। लेकिन आज 4 महीने के बाद, 5 महीने के बाद हम जब इस वायरस के बारे में और बहुत कुछ जान चुके हैं, ये भी पता लग रहा है कि ये वायरस, ये गलत नाम शायद इसका है, ये रेस्पिरेटरी सिंड्रोम वायरस नहीं है। ये सच्चाई है कि ये रेस्पिरेटरी डिजीज पैदा करता है, तो क्रिएट करता है, लेकिन ये वायरस आपके बॉडी के हर एक सेल को, किसी को भी नहीं छोड़ता है। ये सिस्टमिक डिजीज करता है और जिस तेजी से ये फैल रहा है, आज से तकरीबन फरवरी के महीने में मैंने इस वायरस के बारे में थोड़ी बहुत जो मालूमात हासिल की थी जी, जो हम लोगों ने पब्लिश किया पेपर, उससे पता लगा कि ये वायरस तो बहुत तेजी से फैलने वाला है। इस वायरस ने इतना, आज के डेट में अगर कोई इंटेलिजेंट बीइंग है, हम लोग तो अपने को अशरफुल मखलूकात कहते हैं, द मोस्ट इंटेलिजेंट क्रिएशन ऑफ द ऑलमाइटी। ये मेरे ख्याल से ये हमारे से टक्कर लेने के लिए तैयार है। क्या आप अपने को बड़े समझते हो, बड़े तोप समझते हो? अब लड़िए हमसे आप। और पूरी दुनिया लड़ रही है, उसके बावजूद जिस रफ्तार से ये पूरी दुनिया में फैल रहा है, ऐसा आप अंदाज लगा सकते हैं। और ये वायरस, अमेरिका के बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं जो कि ऑलरेडी इन्फेक्शियस डिजीज के माहिर हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप के एडवाइजर भी हैं, एंथोनी फॉची नाम का, मैं उनको जानता हूँ, टोनी फॉची ने कहा कि अगर वायरस को अमेरिका में, वो अमेरिका की बात सिर्फ कर रहे हैं, अगर कंट्रोल नहीं किया गया तो बहुत जल्दी 1 लाख केस पर डे मिलेगा। अमेरिका में ऑलरेडी 50 लाख लोग मर चुके हैं, 5 लाख लोग मर चुके हैं, 5 लाख लोग मर चुके हैं। तो दिस इज रियली समथिंग एब्सोल्युटली टेरिबल। हमारे अपने मुल्क में जहां दुनिया की 1.35 बिलियन लोग रहते हैं, आज के डेट में कोई 6 लाख से ऊपर केस हो चुके हैं जी। और बहुत तेजी से ये केस बढ़ रहा है और उसमें से तकरीबन 2 से 3% लोग इसके शिकार हो रहे हैं। देयर मोर्टेलिटी रेट 2 to 3% है। वर्ल्ड का एवरेज जो मोर्टेलिटी रेट है तकरीबन 5% है। मैंने बहुत पहले एक इंटरव्यू दिया था, तो उसमें मैंने कहा था कि कोविड वायरस इज क्रिएटिंग एन इंफॉर्मेशन स्टॉर्म, एक तरह का स्टॉर्म, उसके बारे में हर दिन नई मालूमात हो रही है। आज के दिन में इसे सिस्टमिक वायरस कहा जाता है, मतलब बॉडी के हर एक सिस्टम में इसका असर होता है और इस तेजी से होता है कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि कैसे फैल रहा है। अब हमें आज के डेट में ये सच्चाई है कि हमें इस वायरस के साथ रहना पड़ेगा। कब तक रहना पड़ेगा? हफ्तों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, महीनों की भी बात शायद मैं नहीं कर रहा हूँ, शायद आने वाले चंद साल इस वायरस के साथ जिंदगी गुजारनी होगी। कैसे गुजारें, ये मरहला हमें इस पर तय करना होगा। और ये अपने आप में एक नई चीज तो है ही, जैसा कि मैंने बताया कि 100 साल की हिस्ट्री में ऐसा कोई चीज नहीं था जिसने पूरे मुल्क को एक साथ जोड़ दिया। सारे मुल्क के लोग एक साथ जुड़े हुए हैं इससे लड़ने के लिए जी। जैसे आपने कहा कि रोजाना नई बात सामने आ रही है और कोविड के ताल्लुक से और दूसरी बातों से भी, तो आपको कितना अहम लगता है इस मामले में तहकीक का होना और उसी तहकीक को आगे बढ़ाने के लिए जामिया हमदर्द क्या कर रहा है तहकीक के ताल्लुक से? जी, इस वायरस से बचने के लिए दवाएं हैं, बचने के लिए दवाएं नहीं है, बल्कि अगर आप मुब्तला हो गए इस डिजीज में तो दवाएं हैं। जैसा कि मैंने कहा तकरीबन 95% लोग बच के निकल आते हैं। इसका मतलब है उसमें 2 वजह से बचते हैं। एक तो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी काम आती है और दूसरा अगर आप बॉडी को रेस्ट दे रहे हैं और इम्यून सिस्टम को बोल रहे हैं कि तुम मैनेज करो और कुछ दवाएं साथ साथ ले रहे हैं तो उससे फायदा होता है। इस वायरस के लिए आज के डेट में न तो कोई वैक्सीन है, न तो कोई स्पेसिफिक ड्रग है, कोई खास इसके लिए जो दवा है वो नहीं है।
ये वो सब दवाएं यूज की जा रही हैं, जैसे स्टेरॉयड, अभी कुछ दिन पहले ऑक्सफोर्ड ने बताया कि एक बहुत अच्छी मामूली सा स्टेरॉयड है डेक्सामेथासोन, वो बहुत इफेक्टिवली काम कर रहा है। लेकिन वो कब काम करता है? बड़े सीवियर पेशेंट्स जो हैं उन पर डेक्सामेथासोन का फायदा होता है और उसमें 30% लोगों की जान बचा लेता है, इतनी सीवियर हालत में बच जाते हैं। नॉर्मल लोगों को एंटी वायरल थेरेपी दी जाती है, उससे काफी फायदा होता है। लेकिन बेस्ट इसका इलाज है कि आप अपने आप को खुद से बचा के रखें। जामिया हमदर्द में हम लोगों ने एक तहकीक शुरू की है, 2-3 पहलू पर शुरू की है। एक तो शुरू किया हमने कि इसके वायरस के बारे में कुछ जानकारी बताएं, और ये जानकारी दुनिया ने बिल्कुल साथ साथ हाथ बटा करके इस वायरस की जो भी जानकारी मिलती है पूरे दुनिया को एक इमीडिएटली खबर हो जाती है। कोई चीज कॉन्फिडेंशियल नहीं रखी जा रही है इस वायरस के बारे में, क्योंकि सबके लिए ये दुश्मन बना हुआ है। तो कोई भी इसके बारे में खसूसियत, कोई भी इसके बारे में जानकारी पूरी दुनिया शेयर कर सकती है। वेबसाइट है जहां आप इसके बारे में लेटेस्ट बातें पता कर सकते हैं। हम लोगों ने क्या शुरू किया, पता किया कि इस वायरस की क्या खसूसियात हैं, कैसे ये फैल रहा है। और इंडिया में ये इसकी रफ्तार शुरू में कही गई थी बहुत स्लो है, क्या वाकई स्लो है या क्या? तो हम लोगों के नतीजे से हम लोगों ने कई पेपर भी पब्लिश किए हैं, इसको काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, बाहर के जर्नल ने भी उसको काफी साइट किया है। और ये नतीजा हम लोग पहुंचे कि ये वायरस जिस तरह से बदल रहा है, तब्दीली इसकी जेनेटिक मटेरियल की तब्दीलियां हो रही हैं म्यूटेशन की वजह से, वो तकरीबन ज्योग्राफी स्पेसिफिक है। मतलब जो वायरस जो इंडिया में जिसमें तब्दीली आ रही है वो स्पेन वाले वायरस में नहीं है, वो चाइना वाले वायरस में नहीं है, वो अमेरिका वाले वायरस में नहीं है। ये बहुत अहम मालूमात हम लोगों ने हासिल की है। जी, मैं चाहूंगा और भी जो हकायक आपके सामने आए हैं वो भी बताएं हिंदुस्तान के ताल्लुक से। जी, तो मैं हिंदुस्तान के ताल्लुक से ही बताना चाहता हूँ कि इससे सबसे बड़ा जो नतीजा मिल रहा है कि अगर हम वैक्सीन फर्स्ट कीजिए बना भी लेते हैं बाहर में, अमेरिका में या इंग्लैंड में, तो चांसेस है कि वो वैक्सीन इंडिया में शायद काम न करे, क्योंकि आपने जो वैक्सीन बनाई है उस वायरस के लिए बनाई है जो वहां के लिए, वहां की म्यूटेशन के हिसाब से इवॉल्व कर रहा है। इंडिया का वायरस तो अलग तरीके से इवॉल्व कर रहा है, तो वो वैक्सीन इंडिया के वायरस को कैसे असर करेगी? चांसेस है कि इट मे नॉट बी इफेक्टिव एट ऑल। तो व्हाट इज वी नीड टू डू? हमारे मुल्क में तो, हमारे यूनिवर्सिटी में तो नहीं हो रहा है, लेकिन हम लोग दो चीज पर अभी फिलहाल काम कर रहे हैं। एक तो वायरस का बिहेवियर देख रहे हैं, कैसे बदल रहा है, कहाँ बदल रहा है, किस बॉडी के पार्ट्स को अटैक कर सकता है। और दूसरा हम लोगों ने जो शुरुआत की है, वायरस की डायग्नोसिस होती है वायरस का डीएनए से। वायरस पे डीएनए नहीं होता, ये आरएनए वायरस है, तो आरएनए को पहले हम कन्वर्ट करते हैं डीएनए में और डीएनए को फिर हम डायग्नोज करते हैं। लेकिन इसमें चूंकि आरएनए को डीएनए करते हैं, एक प्रोसेस होती है, इसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। आरएनए को रिवर्स करके डीएनए बनाता है। नॉर्मली आरएनए डीएनए से निकलता है, ये रिवर्स करके बनता है डीएनए, और हम डीएनए को फिर चेक करते हैं। हम लोगों ने जो तहकीक की है, और हमें बड़ी खुशी है कि आज के डेट में हम लोगों ने अप्लाई किया है आईसीएमआर में इस टेस्ट को मान्यता देने के लिए। ये टेस्ट हम लोगों ने अकेले नहीं किया है, हम लोग एक इंडस्ट्री के साथ मिलकर के, कंपनी के साथ मिलकर के हम लोगों ने, और ये टेस्ट है, ये वायरस के डीएनए, वायरस के न्यूक्लिक एसिड पर नहीं छूता है। ये टेस्ट वायरस की जो प्रोटीन है जी उसको देखता है। और उससे सबसे बड़ी आसानी है कि जो प्रोटीन को देख रहा है, तो जो कंटेमिनेशन के चांसेस है, कई बार आप कहते हैं कि निगेटिव आ गया या पॉजिटिव आ गया जी, अब क्या करें, पॉजिटिव था लेकिन है नहीं, नेगेटिव आ गया, तो वो सब जो सेंसिटिविटी के इश्यूज हैं इसमें नहीं आएंगी। और ये बड़ा ही पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट है। ये एंटीबॉडी को नहीं देखता है बल्कि वायरस की प्रोटीन को देखता है, और ये वायरस की प्रोटीन को देखने वाला शायद इंडिया में ये पहला टेस्ट होगा जो कि इंडिया में डेवलप हुआ है। हसनैन साहब, आपने इसकी बात की और इसके ताल्लुक से हमें एक लफ्ज है जो बहुत सुनना है, प्लाज्मा जो थेरेपी है, ये क्या है और कितनी कामयाब मानते हैं आप इसको? प्लाज्मा थेरेपी के पहले मैं आपसे बात करना चाहूंगा वैक्सीन के बारे में। उसकी वजह सिर्फ ये है कि लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं। मैंने शुरुआत की कि शायद हमें काफी दिनों तक, काफी महीनों तक इस वायरस के साथ रहना है जी। तो क्या यही हस्ब मामूल बन जाएगा कि मैं हमेशा मास्क लगा कर बैठूं, मैं हमें घर से बाहर ना निकलूं, दोस्तों से ना मिलूं, तकरीब में ना जाऊं, हद ये कि जनाजे में ना शिरकत ना कर पाऊं? ये क्या जिंदगी का यही हस्ब मामूल बन जाएगा? हर कोई जानना चाहता है, हर कोई जानना चाहता है कब निजात मिलेगी इससे। जी, तो निजात के लिए लोगों की उम्मीदें वैक्सीन पर है कि अगर वैक्सीन बन जाती तो हम वैक्सीन ले लेते,
जैसे कि आपको पता है इंडिया में एक जमाने में पोलियो बहुत तेजी से होता था, बहुत लोग पोलियो के शिकार होते थे। एक जमाने में पॉक्स की बड़ी प्रॉब्लम थी, पॉक्स से बहुत लोग शिकार होते थे। अब पॉक्स वायरस इंडिया में एलिमिनेट हो गया है, पोलियो भी तकरीबन इंडिया से एलिमिनेट हो गया है। वो कैसे हुआ? वैक्सीन बना दी गई। तो इससे भी हम एलिमिनेट हो सकते हैं क्या? उस पर दुनिया में आज के डेट में तकरीबन 100 वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। अमेरिका ने 4 वैक्सीन को बड़ी हाई स्पीड पर ट्रायल शुरू किया है और उम्मीद है कि अमेरिकन वैक्सीन अगले साल जनवरी के आसपास में नतीजा उसका खातिर खा या जो भी हो मिल के आ जाएगा। हमारे इंडिया में 3 तरह की वैक्सीन पर काम हो रहा है और मेरा मानना है कि हम लोग को अपनी वैक्सीन खुद बनानी चाहिए। बिकॉज बाहर की वैक्सीन, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ये जिस तरह से ये वायरस म्यूटेट कर रहा है, बाहर की वैक्सीन का इंडियन पॉपुलेशन में कामयाब होना क्वेश्चन मार्क लगता है। तो हम लोगों में इंडिया ने 3 जगहों पर ये वैक्सीन बना दी है। एक तो सीरम इंस्टीट्यूट है, पूना की कंपनी है, काफी बड़ी वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है, वो बीसीजी की वैक्सीन बना दी है। बीसीजी वो बैक्टीरिया है जो टीबी के लिए हम लोग को बचपन में मिलता है ताकि हमें टीबी ना हो, और इंडिया के तकरीबन सभी बच्चों को बीसीजी वैक्सीनेट किया जाता है। लगाया जाता है। एक थ्योरी ये भी चल रही है कि इंडिया में कोरोना वायरस कम होने की वजह ये भी हो सकती है क्योंकि हम सब लोगों को बीसीजी से वैक्सीनेट कराया जा चुका है, तो उससे एक ट्रेंड इम्यूनिटी मिल रही है। तो बहरहाल बीसीजी वैक्सीन चूंकि ये प्रोटेक्ट करती है दूसरे मरीज तरह के जरासीम से भी, तो सीरम इंस्टीट्यूट बना रही है बीसीजी वैक्सीन। और एक और कैडिला लेबोरेटरी है वो अहमदाबाद में, वो एक दूसरे बीसीजी से मिलता जुलता बैक्टीरिया है जिसका नाम हम ही लोगों ने दिया, हमारे ग्रुप ने दिया, पब्लिश किया। इसको हम लोगों ने माइक्रोबैक्टीरियम इंडिकस प्राणाई के नाम से दिया, उसको पुराना नाम था माइक्रोबैक्टीरियम डब्ल्यू। तो डब्ल्यू के स्ट्रेन जो है वो भी एक बैक्टीरिया है जो यूज किया गया है लिब्रेसी के खिलाफ, और उससे भी उम्मीद की जाती है कि ये भी प्रोटेक्ट करेगा अगेंस्ट, ट्रेंड इम्यूनिटी देगा अगेंस्ट दिस। लेकिन सबसे खातिर खा जो नतीजा अभी उभर के आया है लास्ट चंद दिनों में, वो ये है कि हैदराबाद की एक कंपनी है भारत बायोटेक BBIL जी, और ये कंपनी आज के डेट में दुनिया की वाहिद कंपनी है जिसने रोटा वायरस से जो बच्चों की मौत होती है उस पर काबू पा लिया है, और वो सारी वैक्सीन पूरे दुनिया में बनती है, पूरे दुनिया में बिकती है, ये वैक्सीन BBIL में बनती है। और मैं BBIL से क्यों उम्मीद रख रहा हूँ, क्योंकि ये BBIL ये वैक्सीन बना रही है इनएक्टिवेटेड वायरस, मतलब आप ओरिजिनल वायरस को ले लीजिए जो कोरोना वायरस है जी, उसको जान से मार दीजिए। जान से मारने का 2 तरीका है, उसको या तो बॉयल कर दीजिए या केमिकली ट्रीट कर दीजिए। तो सारी उसका सारा निचोड़ है मौजूद, लेकिन वो बैक्टीरिया लाइव नहीं, इनएक्टिवेटेड बैक्टीरिया, लेकिन उसकी इम्यूनिटी जो डेवलप करने वाली चीजें हैं वो वैलिड रहेंगी। तो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन का कॉन्सेप्ट काफी पुराना है और वो कर रही है BBIL, उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है, इंडिया की पहली वैक्सीन है इस इलाके की, इस दुनिया की इस इलाके की पहली वैक्सीन है जो कि ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल में एंटर कर चुकी है, फेज 1 फेज 2। उन्होंने पहले एनिमल स्टडीज करके दिखाया ये वैक्सीन काम करती है, फिर अब BBIL को परमिशन मिला कि अब आप ह्यूमन ट्रायल कीजिए। जहाँ तक मैं समझता हूँ, जहाँ तक मुझे थोड़ी बहुत मालूमात हासिल है, ये वैक्सीन इंडिया वाली कामयाब होगी और जल्द ही होगी। अगले साल के आसपास ये वैक्सीन पब्लिक में आने की उम्मीद। बहुत बहुत खूब, हम आमीन कहते हैं आपकी इस बात पर कि ये बहुत जल्दी ये वैक्सीन तैयार हो और इंडिया में तैयार हो, ताकि ना सिर्फ हमारे भारत के लोगों को उससे फायदा हो, पूरी दुनिया के लोग उससे फायदा हासिल कर सकें। इसके अलावा अब हमारा मुल्क लॉकडाउन के बाद अनलॉकिंग के मरहले की तरफ बढ़ रहा है, उस मरहले में है, तो अब किस किस्म की एहतियात की जरूरत है? खास तौर से मैं बात करना चाहूंगा बुजुर्गों की, कि वो अब कौन सी एहतियात बरतें और हमारे मुल्क के तमाम बाशिंदे जो हैं वो एहतियात का दामन ना छोड़ें, वो जरूर मैं जानना चाहूंगा आपसे। जी, प्लाज्मा थेरेपी के बारे में सिर्फ चंद मिनट लेना चाहूंगा। जी, मैं इस सवाल को मैं पहले भी लेना चाह रहा था। जी, मैंने उस वक्त डिफरेंट कर दिया था क्योंकि मैं वैक्सीन के बारे में बताना चाहता था। वैक्सीन जो होती है वो क्या करती है कि आपके बॉडी में जो इम्यूनिटी है उसको बढ़ाती है एक एंटीजन डाल करके, तो वो डायरेक्टली एंटीबॉडी बनाती है अगेंस्ट मॉलिक्यूल दैट इज इंजेक्टेड टू योर बॉडी। प्लाज्मा थेरेपी क्या करती है कि आपके बॉडी में जो ब्लड है और ब्लड में
जो 3 तरह के उसके जो 3 तरह के चीजें हैं, रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट, ये सब चीजें एक तरह के फ्लूइड में तैरते रहते हैं, एक तरह के पानी में तैरते रहते हैं। उस पानी को कहते हैं प्लाज्मा। उस पानी में सॉल्ट रहता है, उस पानी में और दूसरी चीज रहती है, उस पानी में प्रोटीन्स रहता है, उस पानी में एंटीबॉडी रहती है। तो अगर मुझे फर्ज कीजिए कि मुझे अगर कोविड हो गया, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 95% लोग कोविड से शिकार होकर के वापस घर आ जाते हैं अच्छे होके, तो बॉडी ने उनको सपोर्ट किया, एंटीबॉडी बनाई उसके खिलाफ। तो ये डायरेक्टली उनकी एंटीबॉडी लेकर के हम बीमार हैं, हम अपने में क्यों न डाल लें? वैक्सीन की तो वक्त देर से आएगी। वैक्सीन तो आप आज डालेंगे, कुछ महीनों के बाद, कुछ हफ्तों के बाद वैक्सीन का असर होगा। ये हम एंटीबॉडी स्ट्रेट पे क्यों ना डाल दें? इसी को कहते हैं प्लाज्मा थेरेपी। ये एक्सपेरिमेंटल थेरेपी है दुनिया के कई ममालिक में इसको अलाउ किया है। एक्सपेरिमेंटल थेरेपी है, खाली इंडिया में भी आईसीएमआर ने एक्सपेरिमेंटल थेरेपी किया। तो इसमें काफी कुछ एहतियात की जरूरत है, काफी कुछ रिसर्च की जरूरत है। आईसीएमआर जो नोडल एजेंसी है, और मैं आईसीएमआर को खास तौर पर कॉम्प्लीमेंट करना चाहूंगा कि कोविड पर जो कुछ हमें कामयाबी मिल रही है, जो भी हो रहा है, सिंगल गवर्नमेंट, सिंगल इदारे को, डिपार्टमेंट को मोदी जी ने ये फैसला किया कि आप मैनेज कीजिए, और वो बड़े अच्छे से जो भी सक्सेस मिल रही है हमें, इट्स बिकॉज ऑफ अ सिंगल माइंडेड एफर्ट, कंप्लीट एफर्ट बाय द आईसीएमआर हेडेड बाय प्रोफेसर बलराम भार्गव, जो डायरेक्टर जनरल है आईसीएमआर। हमारी दुआ है कि जल्द से जल्द उनको और कामयाबी हासिल हो। और अब मैं उसी बात पर आऊंगा जो आपने अभी कही कि एहतियात की जरूरत है, रिसर्च की जरूरत है। तो इस अनलॉकिंग के मरहले में किस किस्म की एहतियात की जरूरत है? कोविड टीबी का बैक्टीरिया नहीं है। टीबी का बैक्टीरिया हम जो सांस लेते हैं, सांस के साथ आपके साथ चला जाता है। कोविड का बैक्टीरिया ड्रॉपलेट्स के साथ जाता है। पानी के ड्रॉपलेट जो आप छींकते हैं, जो आप बड़ी छींक लेते हैं, या जब बोल रहे हैं तो उसमें भी आपका थूक के साथ जो निकलता है हल्का हल्का ड्रॉपलेट, जी, तो उसमें ये बैक्टीरिया रहता है। तो उसको हम अपने से बचा सकते हैं। एक मास्क लगा लें, और ये जरूरी नहीं है कि N95 मास्क लगाएं। N95 मास्क की जरूरत नहीं है। वो उसमें है जब आप डायरेक्टली डील कर रहे हैं, वार्ड में बैठे हुए हैं, टीबी मरीजों का आपके साथ इलाज कर रहे हैं, और उनके साथ तब मास्क की जरूरत है। ऑर्डिनरी लोग, हम आप जैसे लोग जो अपने को बचाना चाहते हैं, अब जैसे आप, मैं देख रहा हूँ दोनों लोग आपके स्टूडियो में मास्क लगाए हुए हैं, ये तो इन्होंने N95 मास्क लगा रखा है। N95 मास्क मेरे हिसाब से जरूरत नहीं थी। यहाँ पर ऑर्डिनरी मास्क कपड़े का होता है, वो भी काम आ सकता है इफ यू आर डीलिंग विद पीपल हु यू नो आर अदरवाइज हेल्दी। तो ये सबसे बड़ी बात। एक चीज और लेकर चलना चाहिए। हम समझते हैं कि बंदा तो बिल्कुल हंस खेल रहा है, हंस बोल रहा है, बिल्कुल ठीक है, ये थोड़ी भी मरीज होगा। ये एसिम्प्टोमेटिक लोग ज्यादातर इस मर्ज को फैला रहे हैं। और जो अनलॉकडाउन शुरू हुआ है, उसमें जो लोग, हम लोग को फर्ज कीजिए कि हमें कोविड हो गया, लेकिन हमें कोई सिम्टम नहीं है, और हम सबसे मिल रहे हैं, हम दुकानों में जा रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, बसों में जा रहे हैं, और मास्क, लोग एक और बहुत बड़ी गलती करते हैं, आप लोगों ने बड़ा सही मास्क पहना है, नाक के ऊपर तक लगा रखा है, और चश्मा पहन रखा है। चश्मा भी जरूरी है, अगर पावर ना भी हो तो प्लेन पावर के चश्मा पहनिए, क्योंकि आंख के जरिए भी कोविड जा सकता है। आंख के जरिए कैसे जाएगी? आप मलेंगे आंख कभी, तो उसके वजह से भी आपके सिस्टम में सिस्टमिकली इन्फेक्ट कर सकती है। तो लोग अमूमन आप देखेंगे सड़कों पर चल रहे हैं, मार्केट में चल रहे हैं, तो मास्क को यहाँ पर डाल लेंगे, नाक के नीचे। ये कोई फायदा ही नहीं है। मास्क आप पूरी तरह पहन के रहिए। तो जो खास के जो 60 से ऊपर लोग हैं, 65 तो बहुत जरूरी, 60 से ऊपर लोग हैं, अगर आपके पास कोई और बीमारी हो, कोई और बीमारी से मुराद है आप ब्लड प्रेशर आपका ज्यादा हो, डायबिटिक है आप हो, या फिर आपको हार्ट का प्रॉब्लम हो, या कोई भी अदर बीमारी हो, आप टीबी हो या कैंसर हो, तो उसमें आपको कहते हैं कोमॉर्बिडिटीज, कोई और बीमारी, तब बैक्टीरिया, तब ये वायरस का चांसेस बहुत ज्यादा है कि आप पर बहुत बुरी तरह हमला कर सकता है। तो बचने का एक ही उपाय है, हम जाके किसी से मिले ही नहीं। तो हम जैसे लोग जो कि 65 हैं, उससे ऊपर हैं, उन लोगों को बेस्ट है कि आप बाहर ना निकलें। अगर जरूरी है निकलना तो मास्क पहन के रहें, और जब भी घर आए आप बाहर से, एक तो लोगों से 2 मीटर की दूरी पर रहें। 2 मीटर दूरी इज द सेफेस्ट दूरी। पहले था कि 1 मीटर की दूरी इज गुड इनफ। आज के डेट में ये वायरस 2 मीटर तक भी जा सकता है। तो इसलिए 2 मीटर की दूरी जो है वो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। रिसर्च के ताल्लुक से जानना मैं चाहता हूं कि हमारे नाजरीन तक ये बात पहुंचे कि आपकी रिसर्च में इंडियन नजरिए से आपने क्या नई बात
नया पहलू सामने आया आपकी रिसर्च में, जो आपने टीबी के ऊपर अपनी जो रिसर्च की? टीबी पर जो हमने आज तक काम किया, तकरीबन दो दशक से मैं उस पर लगा हूँ, मोर देन 20 years, एंड व्हाट वी हैव बीन वर्किंग इज टू फाइंड आउट, 2-3 चीज़ें हैं जो हमारे रिसर्च से उभर के आई हैं, जिसको मैं आपके सामीन को बताना चाहूँगा। एक तो ये है कि पहले जब टीबी की डायग्नोसिस होती थी तो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट, मतलब कई दवाओं का एंटीबायोटिक के जो रेजिस्टेंट बैक्टीरिया है, उसको पता करने के लिए हर एक दवाओं में बैक्टीरिया को ग्रो करना पड़ता था, और ग्रो करके देखा ये रेजिस्टेंट है, चलो दूसरी ट्राई करो, वो रेजिस्टेंट है, चलो तीसरी, करते करते आपको महीनों लग जाते थे पता करने में कि टीबी बैक्टीरिया मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट है या नहीं है। ये एक खोज हम लोगों ने की आज कोई 15 साल पहले कि एक ही ड्रग आप टेस्ट कीजिए, रिफैम्पिसिन, और रिफैम्पिसिन के अगर बैक्टीरिया आपका रेजिस्टेंट है तो आप लेकर चलिए कि आपका बैक्टीरिया मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट है, आपको सारी ड्रग्स को चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मुझे बड़ी खुशी है कि ये जो खोज हम लोगों ने पब्लिश की थी, और इस पेपर को कई लोगों ने पढ़ा है, कई लोगों ने साइट किया है। WHO ने आजकल रिफैम्पिसिन जो किट बनती है, बाजार में बिकती है टीबी डायग्नोसिस, वो सिर्फ रिफैम्पिसिन को चेक करती है, सारे ड्रग को चेक नहीं करती है, और ये काम हम लोगों ने पहली बार किया। दूसरा काम जो हम लोगों ने किया इंडिया के लिए खास करके, वो ये था कि इंडिया में जो हम लोग उस ज़माने में, जब मैं टीबी में एंटर किया था, 15 साल पुरानी बात है, 15-20 साल, उस समय आप लोग ब्लड को लेकर के देखते थे एलाइसा टेस्ट कि टीबी बैक्टीरिया है या नहीं, आपको डिजीज है या नहीं। मैंने देखा कि जो बैक्टीरिया की जिसको आप टेस्ट कर रहे हैं, उसकी जो सिग्नेचर को टेस्ट कर रहे हैं, वो तो इंडिया वाला बैक्टीरिया जो टेस्ट किट बनी है, बाहर से आई है, उससे बहुत ही मुख्तलिफ है। तो वो किट तो हमारे बैक्टीरिया को पकड़ेगी ही नहीं, और अगर पकड़ लेगी तो गलत पकड़ेगी। तो नतीजा ये होता था कि बहुत सारे फॉल्स पॉजिटिव केसेस और बहुत सारे फॉल्स नेगेटिव केसेस आते थे। भारत सरकार ने ये फैसला किया कि इस तरह की डायग्नोसिस टीबी की नहीं होगी। तो ये बहुत बड़ी बात है, उससे जो हमें फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव, और जो बैक्टीरिया बच के बाहर आ जाता था क्योंकि आपको फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव मिल गया, वो नहीं हो रहा है। तीसरी जो बहुत बड़ी अहम बात है कि आज के डेट में टीबी के डायग्नोसिस जो गांव में, जो छोटे छोटे प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में, वहाँ माइक्रोस्कोप से होती है जी। और माइक्रोस्कोप ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप होता है, उसमें बैक्टीरिया पूरी तरह दिख नहीं पाता है। तो उसके लिए आप एक अलग तरह का माइक्रोस्कोप होता है, फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप। फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप 10,000 का मिलता है, 5,000 का मिलता है, फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप 2.5 लाख 3 लाख का मिलता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कई जगह, ऑल ओवर इंडिया कई जगह फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप खरीद करके डोनेट किया है कि ये फिर भी वो इनफ नहीं है। 2 वजह है, एक तो फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप महंगा है, दूसरी वजह यह है कि अगर आप दे भी रहे हैं सब्सिडी, उसको चलाने के लिए ट्रेंड आदमी चाहिए, उसको एयर कंडीशन एरिया चाहिए, और उसके लवाजमात ज़्यादा हैं। तो हम लोगों ने एक नया डिवाइस ईजाद की IIT दिल्ली में। जब मैं पिछले 8 साल में IIT दिल्ली में, IIT दिल्ली ने मुझे फ़ख्र है कि IIT दिल्ली ने मुझे इनवाइट किया एज एन इनवाइटेड प्रोफेसर हैदराबाद यूनिवर्सिटी के बाद जी। एंड ये दर्जा शायद मैं IIT दिल्ली की 75 साल के इतिहास में तीसरा शख्स हूँ जिसको बोर्ड ऑफ गवर्नर ने रिकमेंड किया, और उसके बाद विजिटर ने कहा हाँ आप इनको बुला लीजिए। तो मैं अपने आप को कहता था कि मैं तो बैकडोर से IIT में आया हूँ, ना तो मैंने अप्लाई किया, ना तो मैंने इंटरव्यू दिया IIT के बोर्ड ऑफ गवर्नर। लेकिन आपकी काबिलियत ने आपको वहां तक पहुंचा दिया। मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन कमिंग बैक टू टीबी के बारे में, तो हमने सोचा कि IIT में इंजीनियरिंग के बीच में रह करके एक बायोलॉजिस्ट, एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट क्यों ना उनके साथ लिया जाए, उनके साथ बात की जाए। और बड़ी अच्छी बात यह है कि आज के डेट में हम लोगों की जो साथ काम करने से एक नया आला निकल के आया है, उसको हम लोगों ने नाम दिया है CTB। C का मतलब देखो, टीबी को देखो। ओके। उसको हिंदी में हम लोगों ने किया क्षय दृष्टि। क्षय कहते हैं टीबी को, और दृष्टि कहते हैं देखना को। और ये CTB, ये इसको कई अवार्ड भी मिल चुका है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने भी अवार्ड दिया है। और अच्छी बात यह है कि इसके इनिशियल जो हमारी टेस्ट हुई है, वैलिडेशन हुआ है, बड़ा कामयाब हुआ है। ये ऑर्डिनरी लाइट माइक्रोस्कोप को कन्वर्ट कर देता है फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप में। तो आपको 3 लाख 3.5 लाख रुपया नहीं खर्च करना है, AC नहीं चाहिए, आदमी पढ़ा लिखा ट्रेन टेक्नीशियन नहीं चाहिए, ऑर्डिनरी आदमी जो थोड़ा बहुत भी जानकारी है माइक्रोस्कोप को देखना, वो देख सकता है। और इससे जो नतीजा मिल रहा है वो फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप से कम नहीं, बेहतर ही मिल रहा है। जहां आप एक अच्छे साइंटिस्ट हैं, और उसी वजह से आपको न सिर्फ साइंटिस्ट के तौर पर, एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर, एक पॉलिसी मेकर के तौर पर,
और इंस्टीट्यूशनल बिल्डर के तौर पर भी आपको देखा जाता है। आपने कहा कि ग्लोबली देखना चाहिए, बहुत दूर तक देखना चाहिए, तो यही मैं कहना चाहूँगा कि सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, आपका ये तरक्की का जो सफ़र है यूनिवर्सिटी का और रिसर्च का, इसी तरीके से आपका आगे चलता रहे। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा एहतशाम हसनैन साहब का, जिन्होंने आज हमारे लिए इतना कीमती वक्त निकाला और हमारे नाजरीन तक ये बेशकीमती बातें और जो बहुत अहम है कोरोना के ताल्लुक से वो पहुँचाएँ। उम्मीद है कि ये रिसर्च और आपकी जो रिसर्च है वो भी, और तमाम साइंसदान जो हमारे मेहनत कर रहे हैं, उन सब की मेहनत ज़रूर रंग लाएगी, हमें कामयाबी मिलेगी और इस वबा से, इस महामारी से मुल्क जल्द से जल्द निजात हासिल करेगा। हमें उम्मीद है हमारी ये पेशकश आपको ज़रूर पसंद आई होगी। हम फिर हाजिर होंगे किसी नए और ख़ास मौजू के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।